हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है पूरा बताने वाली। यूनिट 1 और यूनिट 2 का हम एक ही वीडियो में सॉल्यूशन पूरा देखेंगे, वो भी क्वेश्चन आंसर सहित। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ यहाँ पर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 11वीं के प्रश्न बैंक के सारे विषयों के सॉल्यूशन अपलोड है प्लेलिस्ट में। यदि आपने कोई वीडियो नहीं देखी है किसी विषय की तो फटाफट जाइए और वीडियो को चेक कीजिए, और सारे विषयों के सॉल्यूशन अपलोड है, तो आपको फटाफट वीडियो को देख लेना है और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना। तो जो इकाई 1 है वो है यहाँ पर सांख्यिकी का परिचय। तो जो इकाई 1 है वो हम देखने वाले किस प्रकार से यहाँ पे आपको इसके संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में और साथ ही साथ यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करने में। तो पहला प्रश्न है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह किसका कथन है? ये किसने कहा था ऐसा? तो इसका सही उत्तर क्या है? A.L. बाउले ने कहा था। अ नंबर का इसका सही उत्तर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सांख्यिकी का कार्य है, क्या होता है सांख्यिकी का कार्य? जटिलता को सरल बनाना, ये उसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अभी प्रश्न है आपका सांख्यिकी कार्य, उसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी क्या है? केवल कला, केवल विज्ञान या विज्ञान और कला दोनों? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? विज्ञान एवं कला दोनों है। स नंबर का इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया? निम्न में से क्या सत्य है? तो इसके ऑप्शंस आपको इस प्रकार से दिए। साधन सीमित होते हैं या आवश्यकता असीमित है? उपयुक्त दोनों सत्य है या उपयुक्त दोनों सत्य है? इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त दोनों सत्य। क्योंकि क्या होता है, साधन तो सीमित होते हैं, मतलब हमारे पास साधन कम मात्रा में होते हैं, लेकिन आवश्यकता हमारी बहुत सारी होती है जो कभी खत्म नहीं होती। तो ये सही उत्तर इसका स नंबर का। बढ़ते पांचवें प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको पूछा गया है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो सांख्यिकी जो होती है वो एक वचन में भी प्रयुक्त होती है और बहुवचन में भी। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोनों में सही उत्तर होगा। अब बढ़ते दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि 4 अंक के। इसके सारे प्रश्न हम देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके उत्तर। तो यहाँ पे 4 अंक वाले में पहला प्रश्न है, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? कारण बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में पड़ती है, चाहे वो एक उपभोक्ता हो या उत्पादक के रूप में। तो आपको इसलिए आप अर्थशास्त्र का क्या करना चाहते हैं? अध्ययन करना चाहते हैं। पूरा उत्तर आपको लिखना है। इससे आप अपनी असीमित इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, जैसे विभिन्न वस्तुओं वगैरह के रूप में। दूसरा, जैसा मैंने बताया, उत्पादक के रूप में। तो इसी कारण आप क्या करना चाहते हैं? अर्थशास्त्र का अध्ययन एक उत्पादक के रूप में और साथ ही साथ एक उपभोक्ता के रूप में। तो ये दोनों आपको लिखना है। तो ये उत्तर आपका पहला पूर्ण हो जाएगा। चलिए इसी का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे सांख्यिकी सार्वभौमिक उपयोगिता आपको बताना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर पूरे जो जितने मैंने बताया पॉइंट, इनको भी नोट कर सकते हैं, जैसे एक मनुष्य के रूप में, एक नागरिक के रूप में, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताया गया एक निवेशक के रूप में। तो ये सारे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता और महत्व हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तमान में सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। विकासशील देशों में अपनी व्यवस्था हो, विकसित देशों में सभी दूर इसका आवश्यक उपयोग हो रहा है। सांख्यिकी बहुत आवश्यक यहाँ पर आंकड़े के बताती है, यहाँ पूरा लिखना है। बिंदु के आधार पर इसका वर्णन कर सकते हैं। सबसे अच्छा है जैसे कि पहला पॉइंट है, तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना। जैसे आंकड़े हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ों का आंकड़ा बता सकते हैं कि इतना मैक्सिमम नंबर है, इतना है, इतने चीज़ों की हमें प्राप्ति होती है। तो ये सब हम यहाँ बता सकते हैं। उसी आधार पे यहाँ पर आप बता देंगे। दूसरी बात जो हमने बताया यहाँ पे आंकड़ों के रूप में तो बता ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर संख्यात्मक रूप में जो आंकड़े पूरी पर्याप्त रूप से होता है, इसमें हमें सरलीकरण में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। जैसे हमें कोई चीज़ों का आंकड़ा पता है तो हम करंटली अप्रॉक्सीमेट लगभग बता सकते हैं कि हमें इतनी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो ये आपको बता देती है सांख्यिकी। आपको उत्तर लिखना है। तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हो आप यहाँ पर, जैसे कि पिछले साल के अनुसार यदि आपके प्रीवियस ईयर में कोई आता है 2020 में, उसके अनुसार आप 21 का भी कंपैरिजन कर सकते हो। कितना मुनाफा, लाभ, फायदा, ये सब आप इसमें बता सकते हो तुलनात्मक अध्ययन करके। पूर्वानुमान की, जैसे आपने अब निकाल लिया 2021 का पूरा डाटा निकाल लिया, बना लिया, और उसके बाद आप अनुमान भी लगा सकते हो कि आगे जाके हमें इतना लगेगा, इतना कम पड़ेगा, या इस कारण हम जो आवश्यक है उसको भी जमा सकते हैं। तो ये आपको लिख देना। अब अगले प्रश्न में यहाँ पर आपको पूछा गया है वो देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको पूछा, सांख्यिकी अविश्वसनीय है, मतलब उस पर विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है? तो इसके आपको बताना है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी बहुत कम सीमा है, तो इस कारण हम क्या कर सकते हैं? विश्वास नहीं कर सकते। तो सीमाओं को इसमें नोट करके लिख देंगे, या पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती, इसलिए हम इस पर विश्वास नहीं कर पाते। सांख्यिकी निष्कर्ष भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। सांख्यिकी नियम केवल औसतन सत्य होते हैं, मतलब एवरेज ही सत्य होता है, पूरा फुल नहीं बता सकते। साथ ही सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, जैसे नाम से ही संख्या को वर्णन करेगी, इसमें ज्यादा संख्याओं का वर्णन होगा, और इसका उपयोग केवल विशेषज्ञ द्वारा ही संभव है। जो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट रहते हैं वो इसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो भी। उसके बाद है समंकों की समरूपता और सजातीयता आवश्यकता है। और सातवां है, सांख्यिकी का दुरुपयोग सबसे बड़ी सीमा है, क्योंकि सांख्यिकी द्वारा हम कुछ ज़्यादा आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं।
तो ये सारी सीमाएँ हो गई जो आपको पूछी गई है। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपको किस रूप में सांख्यिकी एक व्यापारी की लाभप्रद है ये पूछा है। तो चलिए उसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, तो जो उपभोग के अंतर्गत सांख्यिकी मतलब यहाँ पर जो व्यापारी रहता है उसमें अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, किस रूप में सांख्यिकी एक व्यापारी की लाभप्रद है समझाइए। तो सभी रूपों में यहाँ पर अंतर्गत सांख्यिकी जो आती है वो सभी रूपों में आती है। तो ये आपको लिख देना है, उपभोग के अंतर्गत उत्पादन। यदि कोई व्यापारी है वो उपभोग और उत्पादन के अनुसार खर्च करता है तो उस आधार पर वो सांख्यिकी का मान निकाल सकता है। और जो ग नंबर का है वो वितरण के अंतर्गत सांख्यिकी के आधार पर इसका मान निकाल सकता है। तो ये आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा अंतिम प्रश्न है, सांख्यिकी के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। तो चलिए सांख्यिकी के प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। तो इसका पहला महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में भी, सांख्यिकी जटिलता को सरल बनाती है। सांख्यिकी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करती है। सांख्यिकी समंकों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी विभिन्न समंकों में तुलना एवं उनमें संबंध स्थापित करती है। और साथ ही साथ सांख्यिकी क्या है, नीति निर्धारण में भी सहायक है। और सांख्यिकी आर्थिक पूर्वानुमान में भी सहायक है। ये सारे महत्वपूर्ण कार्य हो गए जो सांख्यिकी के आपको लिखना है। ये हो गया हमारी यूनिट 1 पूरी कंप्लीट। अब यूनिट 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या दिया गया हमें यूनिट 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन देखते हैं। तो इकाई 2 यहाँ पर है आपकी, इसमें अध्याय 2, 3 और 4 शामिल है, जिसमें आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुतिकरण शामिल है। ये बहुत बड़ी यूनिट है, यहाँ से आपको 17 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसके उत्तर देख लेते हैं। तो फटाफट, चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बैंक के सारे विषयों के सॉल्यूशन मिलेंगे कक्षा 11वीं के। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। सॉल्यूशन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये तो आप समझ चुके हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो पहला प्रश्न है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो यहाँ पर इसे क्या कहते हैं। तो जब समय के आधार पर करें तो इसे बहुत सरल है, समय के अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। तो समय अनुसार वर्गीकरण ब नंबर का इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आंकड़ों को विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो इस विधि का क्या नाम है। तो इसको देख लेते हैं, इसका क्या उत्तर होगा सही। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर आपको दिख रहा है, स नंबर का गुणात्मक वर्गीकरण हो जाएगा, क्योंकि गुणात्मक वर्गीकरण में हम विशेषताओं के आधार पर जो वर्गों का है, गुण, यहाँ पे गुण से नाम से समझ रहे हैं, गुणों का वर्णन किया जाता है। उसके बाद में बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न, एक अच्छी प्रश्नावली का गुण कौन सा। ये आपको ऑप्शन भी दिए हैं, उचित क्रम, छोटे स्पष्ट, उचित स्थान या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जब यहाँ पर प्रश्नावली की बात करें तो सारे जो सब कुछ हमें यहाँ पर मिलना चाहिए, तभी ये उपयुक्त सभी में आता है, मतलब अच्छी प्रश्नावली के गुणों में शामिल होता है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, सही विकल्प का आयत चित्र है, जो आयत चित्र बनाया जाता है इनमें से क्या विमा आरेख, त्रिविमा आरेख या द्विविमा आरेख, ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, द्विविमा आरेख जो होता है, यहाँ पर आयत, यहाँ पर चित्र को दर्शाता है, जो बने हुए रहते हैं दंड आलेख आपने देखे होंगे। तो उसमें जो दंड आलेख में चित्र बने हुए रहते हैं, ये क्या दर्शाते हैं, द्विविमा आरेख को दर्शाते हैं। तो ये चारों सही विकल्प हो गया। बढ़ते हैं खालिस्तान की ओर, जहाँ पर आपको यहाँ पर दिए गए कुछ खालिस्तान, तो वो देख लेते हैं। 4 खालिस्तान दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला है, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर कितना होता है। तो जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर जो अंतर होता है वो वर्गांतर कहलाता है, क्योंकि जो उच्च और निम्न सीमा की बात करें तो दोनों यहाँ पर आता है, तो ये वर्गांतर होता है। उसके बाद में पूर्व में उपयोग आने वाले समंक कौन से समंक कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, द्वितीयक समंक कहलाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका द्वितीयक समंक हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कौन से चित्र गोलाकार होते, तो जो पाई बार वृत्त चित्र होते हैं यानी कि, तो ये कैसे होते हैं, गोलाकार। तो इसका सही उत्तर तीसरे का क्या आ जाएगा, वृत्त या पाई दोनों लिख सकते हैं, चाहे तो वृत्त लिख दीजिए, दोनों के ही यहाँ पर क्या होते हैं, चित्र गोलाकार होते हैं। द्वितीयक समंक क्या नहीं होते, द्वितीयक समंक जो है वो मौलिक नहीं होते। तो यहाँ पर चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मौलिक। तो यहाँ पर सही उत्तर आपको लिख देना है, जो द्वितीयक समंक है वो मौलिक नहीं होते। इसके बाद सत्य सत्य देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा सत्य सत्य में, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सत्य सत्य में पहला पूछा है, किसी वर्ग में आने वाले चरों की संख्या को वर्ग आकृति कहा जाता है। तो क्या है, सत्य है। तो बिल्कुल ये क्या है, सत्य है। उसके बाद में सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, तो क्या ये सत्य है। तो ये भी सत्य है, सूचक को प्रश्नावली भरना आवश्यक होता है। उसके बाद में तीसरा है, घंटा, दिन, हफ्ता और महीना भौगोलिक जो वर्गीकरण है इसका उदाहरण है। तो ये असत्य है, ये इसका उदाहरण नहीं है। तो उसके बाद में चौथा है, संचयी आवृत्ति से आशय एक वर्ग की आवृत्ति से है। तो ये भी असत्य, एक वर्ग की आवृत्ति से इसका आशय नहीं होता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछे गए। तो वो देख लेते हैं, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर आपको किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र आपको पूछा है। तो जो इसका सूत्र होता है वो होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी कि पद की निम्न सीमा प्लस पद की उच्च सीमा अपॉन 2, क्योंकि दोनों यहाँ पर जो सीमा है वो होती है, तो दोनों सीमा को यहाँ पर आपको इंक्लूड करना पड़ता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समंक क्या कहलाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाता है
तो यहाँ पर जो समंक होते हैं वो प्राथमिक समंक कहलाते हैं, जो अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राथमिक समंक, ये आपको लिख लेना है। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, प्रत्येक यहाँ पर 10 वर्षों में जनगणना होती है। उसके बाद में है द्विगुण सारणी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है कि जब एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति, मतलब कोई एक गुण है उसकी उपस्थिति हो या अनुपस्थिति, तो इसके आधार पर क्या करते हैं? तथ्यों को दो वर्गों में बांटा जाता है, इसे द्विगुण सारणी कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पर लिख लेंगे आप, जब एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दो वर्गों में बांटा जाता है, दो वर्गों के आधार पर बांटा जाता है, तो इसे द्विगुण सारणी कहा जाता है। ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको सही जोड़ी दी गई है, फिर से 4 है, तो चारों को मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं सही जोड़ी मिलान। तो जो पहला आपको यहाँ पर दिया है, अच्छी प्रश्नावली का गुण, तो क्या होता है? छोटे और स्पष्ट प्रश्न। ये पहला, ये अच्छी प्रश्नावली का पहला गुण होता है, जिसमें छोटे और स्पष्ट प्रश्न किए गए हो। दूसरा है प्रकाशित आंकड़े। तो जो प्रकाशित आंकड़े होते हैं ये द्वितीयक समंक में बताए जाते हैं, तो ये आपका दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरा है टिप्पणी। टिप्पणी का देख लेते हैं। तो टिप्पणी कभी भी कहाँ पर की जाती है? सारणी के अंतिम भाग में। जब भी आप कुछ आंकड़े पढ़ते हो तो उसके बाद में अंतिम में टिप्पणी लिखी हुई होती है कि किस प्रकार से आपको इस सारणी को नोट करना है, या इस आधार पर दी गई है। और अंतिम बचा वाला आपका क्या आ जाएगा? संचयी बारंबारता वक्र तोरण कहलाता है, ये आपको लिख देना है। तो ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं, सारे 2 अंक वाले प्रश्न, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्यूशन इसके। तो आपका पहला प्रश्न जो है अति लघु उत्तरीय का, वो है मध्य मूल्य से क्या आशय है? जैसे कि मैंने पहले बता दिया, इसका फॉर्मूला आपको L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी कि पद की निम्न सीमा प्लस पद की उच्च सीमा अपॉन 2 होता है। तो यदि किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का योग करके उनका औसत ज्ञात किया जाए तो मध्य मूल्य प्राप्त आपको हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें चाहे तो और डिटेलिंग लिख सकते हैं। वैसे अति लघु उत्तरीय में तो आप सिर्फ इसका सूत्र लिख सकते हैं, साथ में क्या लिख देंगे? इसकी परिभाषा जो मैंने बताया, तो मध्य मूल्य प्राप्त हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपको पूछा है सतत चर किसे कहते हैं? तो सतत चर क्या होता है? सतत चर जो निरंतर बढ़ते हैं इन्हें कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर सतत चर कैसे होते हैं? भिन्नात्मक होते हैं। मतलब यहाँ पर जो वर्णन मैं आपको बता रही हूँ, तो सतत चर वे चर होते हैं जो निरंतर बढ़ते हैं या भिन्नात्मक होते हैं। इनका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। ये पूरा आपको इसमें लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला है प्रश्नावली किससे कहते हैं? तो प्रश्नावली जो होता है वो इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नावली क्या है? तो इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्नावली विभिन्न प्रश्नों की सूची है जिसे डाक द्वारा सूचनादाता के पास पहुंचा दिया जाता है, जो स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर लेकर डाक द्वारा अध्ययनकर्ता को लौटाते हैं। तो ये आपके प्रश्नावली का उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, व्रत आरेख क्या है? यहाँ पर आपको बताना है। तो व्रत आरेख क्या होता है? ये आपको पूरा वर्णन इसमें व्रत आरेख का लिख देना है। ये आप अच्छे से इसको लिख देंगे तो ये व्रत आरेख का कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। घटक दंड आरेख या अंतर विभक्त दंड चित्र किसे कहते हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें घटक जो दंड आरेख है या अंतर विभक्त दंड चित्र जिसे कहते हैं, तो ये इतना वर्णन आपको इसमें लिखना है। रंग भर दिए जाते हैं, संपूर्ण मूल्य का दंड बनाकर यहाँ पर उसका विभाजन कर दिया जाता है। ये उत्तर आपको पूरा लिख देना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपका वर्गीकरण और सारणीयन में आपको अंतर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है। सारणी का प्रारूप आप चाहे तो ये भी बना सकते हैं, फॉर्मेट ये आपको बनाना है। उसके बाद मैं अंतर बता देती हूँ आपको किस प्रकार से, यदि आप अंतर इसमें लिखते हैं तो वर्गीकरण में इस प्रकार से आपको लिख देना है। समंकों का वर्गीकरण आधारित होता है। इसमें यहाँ पर सारणीयन वर्गीकरण होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख लेना है। जो चारों पॉइंट है इनको आपको नोट कर लेना। तो ये आप पूरा सांख्यिकी के आधार पर इसको लिख देंगे, वर्णन हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको वर्गीकरण की 5 विशेषताएं पूछी गई। तो क्या हो जाएगी 5 विशेषताएं? एक अच्छे वर्गीकरण की कौन कौन सी विशेषता होंगी? पहली स्पष्टता, व्यापकता, सजातीयता, अनुकूलता और साथ ही स्थिरता। ये 5 विशेषताएं हो गई जो किसमें होना चाहिए? एक वर्गीकरण में होना चाहिए। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको प्रश्नावली और अनुसूचियों में अंतर पूछा गया है। आप चाहे तो वर्गीकरण की 5 विशेषताओं की डिटेलिंग भी कर सकते हैं। यदि आपको शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर वर्णन कर देना है। तो यहाँ पर ये 5 की विशेषता हो जाएगी, एक अनुकूलता और साथ ही स्थिरता। तो ये आपको वर्णन कर देना है। प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर आपको इस प्रकार से लिख देना है। प्रश्नावली में क्या लिखना होता है और साथ ही अनुसूची में क्या लिखना होता है, ये सब यहाँ पर आपको वर्णन दिया गया है। चारों अंतर आपको प्रश्नावली और अनुसूची में इस प्रकार से लिख देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको बिंदु रेखीय प्रदर्शन के लाभ पूछे गए। क्या होता है बिंदु रेखीय प्रदर्शन लाभ? इसके पॉइंट है प्रमुख लाभ। सरल सुबोध बनाता है, आकर्षक इफेक्टिव होता है, साथ ही मनोरंजन भी करता है, समय और श्रम की बचत दोनों होती है। ये आपको लिखना है। तो ये 7 तो आपके पॉइंट हो जाएंगे बिंदु रेखीय प्रदर्शन के लाभ। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं।
आप चाहे तो इन प्रश्नों की डिटेलिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि सरल सुबोध सचना सूचना हो गई। यहाँ पर अधिक समय तक याद रखना, समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आपको आवश्यकता नहीं होती है। आकर्षक और प्रभावशाली साधन होता है आपके पास, ये आपको पूरा लिख देना है, ये वर्णन हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है बिंदु रेख बनाते समय किन सामान्य नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, चित्र तथा ग्राफों को बनाने के सामान्य नियम में इसका वर्णन भी आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो उचित आकार होना चाहिए, उपयुक्त शीर्षक भी होना चाहिए, आकर्षक प्रभावशाली वर्णन होना चाहिए, चित्रों रंगों का प्रयोग भी होना चाहिए, उचित पैमाना होना चाहिए, साथ ही शब्दों अंकों का कम प्रयोग हो और आंकड़ों का विवरण ज्यादा हो। ये सारे वर्णन है जो एक ग्राफ के नियम में होना चाहिए। अब ग्राफ के सामान्य नियम जो आपको अच्छे से वर्णन करना है, तो इनको वर्णन को आप डिटेलिंग में कैसे करेंगे। उचित आकार के लिए यहाँ पर आपको सारा वर्णन करना है, चित्रों का आकार बड़ा होना चाहिए इस प्रकार से, और साथ ही उचित पैमाना, सरल होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे वर्णन उसमें आ जाना चाहिए। तो ये पूरे पॉइंट जो मैंने बताया है, इनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, अपनी कॉपी में अच्छे से इसको लिख लेना है। सारे वर्कशीट के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिख लेना है, जो आपको आंसर शीट यहाँ पर मैं बता रही हूँ। प्रश्न बैंक के सारे सॉल्यूशन आपको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना सारा सॉल्यूशन बनाने में मुझे बहुत मेहनत लग रही है, तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।